सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक और हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पठन पाठन कर रहे थे। अब पठन पाठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में जो भी पाठ दिए हैं वो सभी पाठ आपको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में जो पाठ दिए हुए हैं उसमें से सभी पाठ आपको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। जिन जिन पाठों को पढ़ना है, समझना है, परीक्षा के लिए तैयार करना है हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के लिए, उनकी सूची आगे दी जा रही है। देख लें, समझ लें, कहीं लिख लें तो और अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति अध्ययन के अंतर्गत निम्न प्रकार से जो अभी आप यहाँ स्क्रीन पर जो सूची देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के पाठों का पुनरावृत्ति अध्ययन करना है। तो पुनरावृत्ति अध्ययन के लिए पहला सप्ताह 15 फरवरी से 20 फरवरी तक है। इसमें आपको 15 फरवरी से 19 फरवरी तक दिए गए सूची के अनुसार पाठों का पठन पाठन, पुनरावृत्ति अध्ययन इत्यादि करना है। प्रत्येक शनिवार को उस सप्ताह में आपने जितने भी पाठ पढ़े हैं हिंदी भाषा से, हिंदी व्याकरण से, उन सभी पाठों का टेस्ट होगा। तो इस सूची को ठीक प्रकार से समझ लें। पहला सप्ताह 15 फरवरी से 20 फरवरी तक, दूसरा सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी तक, और तीसरा सप्ताह 1 मार्च से 6 मार्च तक। ये 3 सप्ताह में हमें पुनरावृत्ति अध्ययन करना है। तो हमारा पहला अध्याय, पहला सप्ताह सोमवार 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले अध्याय में, पहले सप्ताह में हम लोग सोमवार को पाठ 2 परीक्षा नामक पाठ पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा के अंतर्गत है। मंगलवार को पाठ 3 अपशगुन नामक पाठ पढ़ेंगे। बुधवार को पाठ 5 सोना नामक पाठ पढ़ेंगे। गुरुवार को पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ पढ़ेंगे। शुक्रवार को हिंदी व्याकरण के पाठ 4 अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया विशेषण नामक पाठ पढ़ेंगे।
शुक्रवार को ही पाठ 5 संबंध बोधक नामक पाठ पढ़ेंगे। तो शुक्रवार के दिन विद्यार्थियों हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 4 और पाठ 5 का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। शनिवार को हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के जिन पाठों का हमने पुनरावृत्ति अध्ययन पूरे सप्ताह किया है, उन सभी पाठों का साप्ताहिक टेस्ट होगा। तो पहले हफ्ते आप लोगों को जो पाठ पढ़ना है उसकी सूची समझ लें, चाहे तो हिंदी नोटबुक में या रफ में कहीं पर भी लिख लें। और ध्यान दें, 15 फरवरी 2021 सोमवार के दिन जब आप लोग विद्यालय आएंगे तो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक और नोटबुक लेकर आएंगे। आइए पुनरावृत्ति अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। पाठ 2 परीक्षा। विद्यार्थियों, ये पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इस पाठ को पढ़ने के लिए लगभग 4 से 5 वीडियो बनाए गए थे और उन 4-5 वीडियो के माध्यम से आपने पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे YouTube चैनल में आपको ये पाठ मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर से पढ़ें और समझें। ठीक है, पढ़ चुके हैं तो अपनी केवल पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसको पढ़कर, समझकर और पुनरावृत्ति अध्ययन कर सकते हैं। पाठ 2 परीक्षा। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत पाठ में कहानीकार ने प्रशासक के आवश्यक गुणों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि उसमें उदारता, साहस और आत्मबल होना चाहिए। तो किसमें उदारता, साहस और आत्मबल होना चाहिए? प्रशासक में। जो प्रशासक है उसमें उदारता, साहस और आत्मबल होना चाहिए। वही सच्चा शासक है जो अपने कष्ट को ना देखते हुए प्रजा की तकलीफ को समझकर काम करे। दीन दुखियों का सच्चा हमदर्द ही अच्छा प्रशासक हो सकता है। इस कहानी के द्वारा कहानीकार मुंशी प्रेमचंद यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासक को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए। तो पाठ 2 परीक्षा नामक पाठ है। यह पाठ प्रशासक के आवश्यक गुणों की ओर संकेत कर रहा है। प्रशासक को किस प्रकार होना चाहिए, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। और भी बहुत सारी जानकारियां इस पाठ के माध्यम से मिली। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पाठ को पढ़ा है, समझा है, कहानी भली प्रकार से आपके दिमाग में है। नहीं है तो एक बार कहानी का सारांश हम आपको बता दे रहे हैं। सारांश के माध्यम से आप फिर से कहानी को स्मरण कर लेंगे और पूरी कहानी, कुछ यदि भूला है, आपको कुछ भूल गए हैं तो सब वापस स्मरण हो जाएगी। प्रस्तुत कहानी परीक्षा मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में रियासत देवगढ़ के दीवान
सरदार सुजान सिंह वृद्ध हो गए हैं और उन्होंने अपना पद छोड़ने की इच्छा महाराज के सामने प्रकट की, परंतु वह नहीं माने। विद्यार्थियों, ये परीक्षा नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में रियासत देवगढ़ के दीवान की कहानी है, जो वृद्ध हो जाने पर अपने पद को छोड़ने की इच्छा रखते हैं और महाराज के सामने जब वह अपनी बात रखते हैं तो महाराज उन्हें छोड़ने के लिए सहमत नहीं होते हैं। क्या कहा महाराज ने? तो महाराज ने उन्हें ही नया दीवान ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। महाराज ने क्या किया कि ठीक है, यदि आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो फिर हमें नया दीवान ढूंढकर दे दीजिए और आप छुट्टी ले लीजिए। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन पढ़ने के पश्चात देश भर से तरह तरह के लोग वहां आने लगे। अब क्या हुआ, जब सरदार सुजान सिंह को एक आशा की किरण दिखाई दी कि महाराज ने कहा है कि आप हमें नया दीवान ढूंढ कर दे दीजिए तो आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उन्होंने देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवा दिया कि रियासत देवगढ़ को एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। और उस विज्ञान को पढ़ करके देश भर से तरह तरह के लोग रियासत देवगढ़ में आने लगे। सबको 1 महीना वहीं रहकर परीक्षा में खरा उतरना था। क्या करना था? सबको वहां 1 महीने रहना था और परीक्षा देनी थी। परीक्षा किस प्रकार की थी? पढ़े लिखे हों परंतु प्रमाण की जरूरत नहीं थी, हष्टपुष्ट हों, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, और खास करके मंदाग्नि के बीमार लोगों को आने के लिए मना किया गया था। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। तो 1 महीने रह करके उन उम्मीदवारों की कर्तव्य परायणता को निरीक्षित करके ही उन्हें दीवान बनाया जाना था, जिसके लिए सब उम्मीदवार अपनी अपनी योग्यता दिखाने लगे। एक दिन नई पीढ़ी के उम्मीदवार हॉकी के खेल के प्रदर्शन के बाद लौट रहे थे। अब ये नई पीढ़ी के जो उम्मीदवार थे, एक दिन इन लोगों ने हॉकी का खेल खेलने का प्लान बनाया और उस खेल को खेलने के बाद जब लौट रहे थे तभी कुछ एक घटना हुई। सबसे पहले तो उन उम्मीदवारों में से जो एक उम्मीदवार युवक था, उसके पैर में चोट लग गई थी। तो उनमें से जो एक युवक चोट लगने के कारण अपने साथियों से पीछे रह गया था। तो अब उसने ये देखा, उस जो पीछे व्यक्ति रह गया था, पीछे जो युवक रह गया था, उसने देखा कि एक वृद्ध किसान अपने कमजोर बैलों के साथ अनाज से भरी बैलगाड़ी लेकर कीचड़ से भरे नाले में फंस गया है। तो वो जो व्यक्ति पीछे रह गया था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग किसान है और अनाज से भरी हुई उनकी बैलगाड़ी है, लेकिन बैल कमजोर हैं और गाड़ी नाले के कीचड़ में फंस गई है। उस युवक ने किसान की गाड़ी निकालने में सहायता की। क्या हुआ? उस युवक ने जाकर के उस किसान की गाड़ी निकलवाई, जबकि उसके पैर में चोट लगी थी। फिर भी वो गया और उस वृद्ध किसान की मदद की। यह सरदार सुजान सिंह ही थे और उम्मीदवारों को परखने के लिए उन्होंने यह तरीका निकाला था। तो जिस किसान की उस युवक ने मदद की थी वह कोई और नहीं, सरदार सुजान सिंह ही थे। और जो दीवान पद के लिए उम्मीदवार आए थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये एक तरीका निकाला था। अंत में दरबार में उन्होंने पद की घोषणा करते हुए कहा
कि पंडित जानकीनाथ को रियासत का दीवान बनाते हुए उन्हें बधाई देता हूं। और अंत में क्या हुआ, जब 1 महीना पूरा हो गया तो उन्होंने सभी उम्मीदवारों को बुलाया और देवगढ़ रियासत के लिए जो उन्होंने जिसे दीवान चुना था उसके नाम की घोषणा कर दी और उन्हें बधाई दी। और उन्होंने कहा, ऐसा आदमी जो स्वयं जख्मी होकर भी किसी गरीब की सहायता करे, वह आदमी किसी को नहीं सताएगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इस प्रकार से ये परीक्षा नामक पाठ की कहानी थी। इसका सारांश मैंने आपको समझाया। शायद कहानी पूर्ण रूपेण आप लोगों को स्मरण हो आई होगी। यदि नहीं तो फिर पाठ 2 पाठांक प्रश्न संख्या 14, 15, 16 और 17 को भली प्रकार पढ़कर कहानी को समझ लें। अब जब हमें कहानी स्मरण हो आई है सारांश के माध्यम से या पाठांक पृष्ठ संख्या 14, 15, 16 एवं 17 को पढ़ने के माध्यम से पुनः पठन पाठन की क्रिया के बाद कहानी हमें समझ में आई है, तो अब इन प्रत्येक पाठांक पृष्ठ संख्या के माध्यम से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर स्मरण करना है। पाठांक पृष्ठ संख्या 14 में क्या प्रश्न है? यहां पर प्रश्न है, सबसे पहले तो प्रश्न पूछा गया है, सज्जन व्यक्ति कौन होता है? सज्जन व्यक्ति कौन होता है? तो सज्जन, सद और जन, इन 2 शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। सद मीन्स होता है अच्छा और जन मीन्स होता है लोग, व्यक्ति। तो अच्छे व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति किसे कहा जाएगा, कौन होता है? तो जो जिसका आचरण, आचार विचार दूसरे लोगों को सुख पहुंचाने लायक, उनकी सहायता करने लायक होता है, ऐसे ही व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। जिस व्यक्ति में दया होती है, करुणा होती है, वह व्यक्ति भी सज्जन व्यक्ति होता है। दूसरा प्रश्न है, रियासत के दीवान का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को पता ही होगा। जी हां, रियासत के दीवान का नाम सरदार सुजान सिंह था। अगला प्रश्न है, नया दीवान खोजने का जिम्मा किसको दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता होगा। नया दीवान खोजने का जिम्मा सरदार सुजान सिंह जी को ही दिया गया था। तीसरा प्रश्न, दीवान खोजने के लिए क्या किया गया? मालूम होगा उत्तर। दीवान खोजने के लिए देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया, जिसको पढ़ करके देश भर से लोग आए और उनमें से श्रेष्ठ व्यक्ति को रियासत देवगढ़ का दीवान चुन लिया गया। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक उम्मीदवारों को परखा जाना था? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मालूम होगा अच्छी प्रकार से। 30 दिन तक
या 1 महीने तक उम्मीदवारों को परखा जाना था। तो पाठांक पृष्ठ संख्या 14 से ये 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों के माध्यम से पाठांक पृष्ठ संख्या 14 का पुनरावृत्ति अध्ययन संपन्न हुआ। आइए अगले पृष्ठ संख्या में बढ़ते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 15, 14 के बाद 15 में पहुंचते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है, देवगढ़ में कैसे कैसे लोग दिखने लगे। तो अभी क्या हुआ कि जब समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया गया तो अब देवगढ़ में कैसे लोग दिखने लगे। देवगढ़ में रंग बिरंगे लोग दिखाई देने लगे। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अगला प्रश्न है, लोग कहां कहां से आ रहे थे। तो लोग देश के कोने कोने से आ रहे थे, पूरे देश से आ रहे थे। कोई पंजाब से आ रहा था, कोई मद्रास से आ रहा था, कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था। पंडित और मौलवी भी अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए आए थे। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे, इत्यादि। अगला प्रश्न है, बूढ़ा जौहरी किसे कहा गया है। बहुत अच्छी तरह से यह प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। बूढ़ा जौहरी दीवान सुजान सिंह को कहा गया है। चौथा प्रश्न है, बूढ़े किसान की बैलगाड़ी ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रही थी। तो इसके 2 कारण थे। बैल कमजोर थे और बोझ अधिक था। इस वजह से बूढ़े किसान की बैलगाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। अगला प्रश्न है, महानुभाव किसे कहा गया है। तो दीवान पद के उम्मीदवारों के रूप में जो व्यक्ति देवगढ़ रियासत में आए थे उन्हें महानुभाव कहा गया है। इस प्रकार पाठांक पृष्ठ संख्या 15 के प्रश्न और उनके उत्तर संपन्न हुए। आइए अगले पाठांक पृष्ठ संख्या पर बढ़ते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 16 के माध्यम से कुछ प्रश्न यहां पर हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने किन गुणों के कारण प्रशंसा पाता है। सोचने लायक प्रश्न है। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण प्रशंसा पाता है। दूसरा प्रश्न है, किसान ने खिलाड़ियों को किस तरह देखा। किसान ने, कौन सा किसान, वृद्ध किसान जिसकी बैलगाड़ी नाले में फंस गई थी। तो उस किसान ने खिलाड़ियों को सहमी आंखों से देखा। सहमी आंखें मतलब डरी हुई आंखों से। तीसरा प्रश्न है, खिलाड़ियों ने वृद्ध आदमी को कैसे देखा। तो खिलाड़ियों की आंखों में स्वार्थ व घमंड था, सहानुभूति नहीं थी। वो दीवान पद के उम्मीदवार थे, इसलिए अपने को अधिकारी समझ रहे थे। इस वजह से उनकी आंखों में स्वार्थ व घमंड था और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति की मदद नहीं की। अगला प्रश्न, चोट लगे हुए युवक ने वृद्ध आदमी से क्या कहा।
जिस व्यक्ति को चोट लगी थी उसने उस वृद्ध किसान की मदद की और मदद करने के बाद उससे कहा, मदद करते समय ही उसने कहा कि आप जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूं। क्या कहा? कि आप अपने बैलों को संभालिए और मैं पहियों को धक्का लगा रहा हूं। अगला प्रश्न, किसान ने युवक से गंभीर स्वर में क्या कहा? किसान ने युवक के सहानुभूतिपूर्ण पूर्ण कार्य को देखकर, सहानुभूति से भरे हुए कार्य को देखकर उसने उसके स्वभाव को पहचाना, उसके गुणों को पहचाना और कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। दीवानी आपको मिलेगी मतलब दीवान पद के लिए जो उम्मीदवार आए हैं उनमें आपका ही चयन किया जाएगा। इस प्रकार पाठांक पृष्ठ संख्या 16 के प्रश्न और उत्तर समाप्त हुए। आइए अगले पृष्ठ संख्या की ओर बढ़ते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 17 के माध्यम से प्रश्न। पहला प्रश्न है, हमें मुसीबत के समय किसी की सहायता करनी चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है, सबकी समझ के अनुसार अलग अलग उत्तर हो सकता है, परंतु मेरे अनुसार हमें मुसीबत के समय किसी भी व्यक्ति की मदद जरूर करना चाहिए, चाहे उसने मदद के लिए पुकारा हो या ना पुकारा हो, हमें उसकी मदद करने के लिए पहुंचना चाहिए, उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई इनाम मिले, यदि आपको कोई इनाम मिला है तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो इनाम मिले तो सभी लोग अच्छा महसूस करेंगे, आप भी अच्छा महसूस करोगे, हम भी अच्छा महसूस करेंगे। तो इनाम मिलने पर प्रसन्नता होती है, खुशी महसूस होती है। अगला प्रश्न है, महीना पूरा होने के बाद कौन सा दिन आया? महीना पूरा होने के बाद चुनाव का दिन आया, रियासत देवगढ़ के नए उम्मीदवार के घोषणा का दिन आया। अगला प्रश्न है, इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है? तो इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार वही हो सकता है जिसके अंदर दया, साहस, आत्मबल, उदारता जैसे गुण होंगे, वही इस पद के लिए चयनित हो सकता है, वही इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार हो सकता है। अगला प्रश्न, रियासत का दीवान किसे चुना गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रियासत का दीवान जानकीनाथ को चुना गया। पंडित जानकीनाथ को रियासत देवगढ़ का दीवान चुना गया।
इस प्रकार पाठांक प्रश्न संख्या 17 के प्रश्न एवं उत्तर समाप्त हुए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अभी मेरे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको भली प्रकार से मालूम थे। यदि नहीं मालूम थे तो कृपया पाठ 2 पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, अपने नोटबुक के माध्यम से, पूर्व में दिए गए वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जरूर पढ़ें, समझें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। पाठ के पुनरावृत्ति अध्ययन करते समय आपको सबसे पहले तो पाठ में दी गई कहानी को पढ़ना है। इसके बाद कहानी के साथ में बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझना है। शब्दार्थ को भी पढ़ना है, याद करना है। मुहावरे और उनके अर्थ को पढ़ना है, समझना है। पाठ के अंत में लेखक का परिचय दिया गया है, तो लेखक परिचय को भली प्रकार से समझना है, याद करना है। इसके बाद पाठ बोध शीर्षक के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, गद्यांश के माध्यम से प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आदि शीर्षक के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्न और इनके उत्तर को पढ़ें, समझें। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कम से कम एक वाक्य में दिए जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्यों में होना चाहिए। पाठ बोध शीर्षक के बाद भाषा बोध शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। शब्दों से वाक्य रचना, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, मुहावरों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। भाषा बोध शीर्षक के अंतर्गत ये प्रश्न दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़ना और समझना। इनके उत्तर को नोटबुक से, वीडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से पढ़ना और समझना। पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत, पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत जो विषय सामग्री दी है, व्याकरण से संबंधित विषय सामग्री दी है, उसे पढ़ना है, समझना है। इसके बाद इस पढ़िए समझिए शीर्षक में दी गई विषय वस्तु के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी समझने हैं, पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से आपको पाठ 2 पूरा का पूरा पाठ पढ़ना है, समझना है, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है। एक बात और विद्यार्थियों ध्यान दें, आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ में कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, ये 3 शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। तो ये तीनों शीर्षक के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए गए हैं, वह प्रश्न वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अतः इस शीर्षक के अंतर्गत जो भी प्रश्न हैं, उनको पढ़ने समझने में समय बर्बाद ना करें। आज के कार्य में आपको पाठ 2 परीक्षा नामक पाठ पुनः पढ़ना है, समझना है और परीक्षा की तैयारी करना है। इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।